नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम जीके जीएस के इस क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज के हम लोग क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जो होने वाला है 2024 में, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डेट आप लोग को दिया गया है कि 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम पुनः कराई जाएगी, तो उसके लिए हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और ये सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इससे पहले भी हमने जो एग्जाम हुआ है 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसका भी क्लास लिया था, उसमें बहुत सारे प्रश्न मैच किए थे। लगभग 80% प्रश्न जो है क्लास से ही आ गए थे। तो देखिए, अगला जो हमारा क्लास है वो पुलिस एग्जाम के लिए है आपके, और यहाँ पे जो प्रश्न लिए गए हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं उससे आसपास के प्रश्न बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, वहां से प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो आपके एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये वाला जो क्लास है वो ये 22 नंबर की क्लास है। अगर आप लोग इसे नहीं, ये 21 नंबर की क्लास है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसे जाकर के चैनल पे देख लीजिए, अपलोड है। और आज की क्लास में हम लोग 22 नंबर का क्लास करने वाले हैं। कह रहा है कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। तो काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक थे वो आपकी शिव प्रसाद गुप्त थे। और काशी विद्यापीठ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब काशी विद्यापीठ से एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाएगा, तो जो काशी विद्यापीठ है उसका वर्तमान नाम बदल चुका है। ठीक, तो अगर आपसे पूछ ले कि इसका नया नाम क्या हो चुका है, अगर आपसे पूछे कि काशी विद्यापीठ का नया नाम क्या हो चुका है, तो इसका नया नाम हो गया महात्मा गांधी विद्यापीठ हो गया। क्या हो गया? महात्मा गांधी। इसका नया नाम क्या हो गया? महात्मा गांधी विद्यापीठ हो गया। और ये काशी विद्यापीठ की बात करें, अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, नाम परिवर्तन कब हुआ था, तो सबसे पहले इसका नाम परिवर्तन बताएंगे कि इसका नाम परिवर्तन, काशी विद्यापीठ का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी विद्यापीठ कर दिया गया। और इसका नाम परिवर्तन अगर आपसे पूछ ले कि कब हुआ था, तो इसका नाम परिवर्तन आप लोग ध्यान रखेंगे कब हुआ था। इसका नाम परिवर्तन 1995 में हुआ था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ विश्वविद्यालय के बारे में जो एग्जाम में पूछा गया है, आगे आपसे पूछ ले कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना किया था। अगर आपसे पूछेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय हो गए, उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने करी थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने किया था। अगर आपसे पूछे कि इसको ध्वस्त किसने करवाया था, कुमारगुप्त गुप्त वंश का शासक था और इसको ध्वस्त करवाया था बख्तियार खिलजी ने। तो ये कुछ विश्वविद्यालय से प्रश्न जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने बताया। जैसे कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे, तो शिव प्रसाद गुप्त थे। काशी विद्यापीठ के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे। अगर आपसे पूछे कि इसका नया नाम क्या हो चुका है, तो इसका नाम महात्मा गांधी विद्यापीठ हो चुका है। काशी विद्यापीठ का नया नाम क्या हो चुका है? महात्मा गांधी विश्वविद्यापीठ हो चुका है। और इसका काशी विद्यापीठ से महात्मा गांधी विद्यापीठ नाम परिवर्तन कब किया गया, तो 1995 में किया गया। अगर आपसे पूछे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय। उसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना किया था। किसने? कुमारगुप्त ने। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे उद्दंत मार्तंड। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उद्दंत मार्तंड के बारे में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। हिंदी का कौन सा पत्र था? पहला समाचार पत्र था। अब हिंदी के समाचार पत्रों के बारे में देखेंगे। अगर आपसे पूछे कि उद्दंत मार्तंड के बारे में इसका प्रकाशन कब हुआ था, अगर आपसे पूछे कि उद्दंत मार्तंड के बारे में इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन आप लोग ध्यान रखेंगे 1826 में हुआ था। और ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। 1826 में इसका प्रकाशन। अगर आपसे पूछे कि इसका प्रकाशन किसने किया था या फिर संपादन इसका किसने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे जुगल
किशोर ने इसका संपादन किया था। किसने? जुगल किशोर। तो ये तीनों प्रश्न जो हमने यहाँ पे लिखा वो पूछ चुका है। क्या क्या प्रश्न पूछ चुका है? उद्यंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1826 में हुआ था। किसने किया था? तो जुगल किशोर ने इसका संपादन किया था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कुछ पत्रिकाओं के बारे में अगर आपसे पूछे कि केसरी नामक पत्रिका किसकी थी, तो केसरी नामक पत्रिका जो थी वो बाल गंगाधर तिलक की थी। किसका थी? बाल गंगाधर तिलक की। और इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिका ये कब छपी थी, तो 1881 में छपी थी बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका। और इसके बारे में क्या आप पूछेंगे कि कहां से इसका प्रकाशन हुआ था? अगर आपसे पूछे कहां से प्रकाशन हुआ था, तो ये मुंबई से प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में किया था। एक और मात्र आप लोग ध्यान रखेंगे जिसका नाम क्या है? बंगाल गजट। बंगाल गजट के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये तीनों पत्रिकाओं के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। बंगाल गजट के बारे में, इसका प्रकाशन कोलकाता से हुआ था। बंगाल गजट का प्रकाशन कोलकाता से हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था, तो जेम्स हिक्की ने किया था। किसने किया था? जेम्स हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने किया था? जेम्स हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था और 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब? 1780 में। तो ये बातें जो इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के लिए, यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड था। क्या था? पहला समाचार पत्र, वो भी हिंदी का, उद्यंत मार्तंड था। ठीक, और इसका प्रकाशन किसने किया था? तो जुगल किशोर ने इसका प्रकाशन किया था। किसने? और प्रकाशन इसका कब हुआ था? 1826 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1881 में मुंबई से इसका प्रकाशन हुआ था। अब बंगाल गजट की प्रकाशन जो है कोलकाता से हुआ था। अब जेम्स हिक्की ने इसका प्रकाशन किया था। जेम्स हिक्की नहीं, हिक्की है, और 1780 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी पर्वत के बारे में, तो देखिए नीलगिरी पर्वत के बारे में यहां से क्या एग्जाम में पूछा जा गया है कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार, तो विस्तार इसका 3 राज्यों में आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो आप लोग यहाँ पे नीलगिरी पर्वत के विस्तार के बारे में ध्यान रखेंगे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नीलगिरी पर्वत के बारे में विस्तार की बात करें तो इसका 3 राज्यों में विस्तार है। कर्नाटक, केरल एंड फिर तमिलनाडु में 3 राज्यों में इनका विस्तार है। तमिलनाडु में। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं नीलगिरी पर्वत के बारे में। अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी पर्वत पे एक जनजाति पाई जाती है, वो पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? और ये हिस्ट्री से संबंधित आपके एग्जाम के लिए प्रश्न था। और ये आपका कहां से? स्टैटिक से मान लीजिए, हिंदी समाचार पत्र मान लेते हैं, ये स्टैटिक से प्रश्न था। और काशी विद्यापीठ ये भी स्टैटिक से ही मान लीजिए। तो ये प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीलगिरी पर्वत ये जियोग्राफी के जीएस की दृष्टि से यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए नीलगिरी पर्वत की बात करें, यहाँ पे जनजाति कौन सी रहती है? तो टोडा जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति रहती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और टोडा जनजाति के बारे में एक चीज पूछा गया था कि इसमें बहुविवाह होता है। बहुविवाह यानी कि एक लोग कई लोगों से शादी कर सकते हैं, यहाँ पे बहुविवाह प्रचलित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और नीलगिरी पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? अगर आपसे पूछे कि नीलगिरी पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है, तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कैसे पर्वत का? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जिस तरह से अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, इसी तरह से नीलगिरी पर्वत भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक, अब नीलगिरी के बारे में क्या चीजें देख लेते हैं। और नीलगिरी की अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर कहां पे बना था, भारत का प्रथम बायोस्फीयर कौन था, तो प्रथम बायोस्फीयर की बात करें तो वो भी आपकी नीलगिरी था। प्रथम बायोस्फीयर कौन था? आपका नीलगिरी था। और उसके बाद भारत का मुदुमलाई अभयारण्य कहां पे स्थित है? अगर आपसे पूछे कि मुदुमलाई अभयारण्य, यहाँ पे नाम बहुत कठिन होते हैं। साउथ साइड में नाम थोड़े से बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। तो अभयारण्य ये कहां पे स्थित है? तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दोनों कहां पे स्थित है? नीलगिरी में स्थित है। ठीक, तो इतनी बातें नीलगिरी से आप लोग ध्यान रखेंगे, इतनी बातें नीलगिरी से याद रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि
कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार कहां पे है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इनका विस्तार है। कहां पे? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इनका विस्तार है नीलगिरी पर्वत का, 3 राज्यों में आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीलगिरी पर्वत पे एक जाति पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, टोडा जनजाति। ये कई बार एग्जाम में छपा है कि टोडा जनजाति कहां पे पाई जाती है, नीलगिरी पर्वत पे। उदाहरण कौन सा पर्वत का है, नीलगिरी अवशिष्ट पर्वत का वर्तमान समय उदाहरण है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर कौन सा था, तो नीलगिरी रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर था। और मुदुमलाई अभ्यारण्य कहां पे स्थित है, तो नीलगिरी पर्वत पे स्थित है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर के इस क्लास का पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। अगला है कि जो विषय संविधान में नहीं है उस पर कानून कौन बनाता है। देखिए, और ये पॉलिटी से प्रश्न है, ये पॉलिटी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां से पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो विषय मतलब संविधान में नहीं है, जो अनुसूचियां बनाई गई है 7वीं अनुसूची में जो सूचियां दी गई हैं उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन पूछ रहा है कि उन सूचियों में जो विषय ना हो उस पर कानून कौन बनाता है, तो उस पर कानून संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। कौन बनाएगा कानून? संसद बनाएगा। या फिर उन पर कानून आपको मिल सकता है ऑप्शन में, केंद्र सरकार बनाएगा। कौन? केंद्र सरकार। जो संविधान की अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार के पास में निहित होती है। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगा। तो यहां पे बातें आप लोग नोट करेंगे। अब बात कर लेते हैं आगे प्रश्न के बारे में। अगर आपसे पूछे कि 7वीं अनुसूची के बारे में देख लेंगे, तो हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है और उसमें से 7वीं अनुसूची में विषयों सूचियों के बारे में दिया गया है। जो सूची कार्य करने के लिए बनी होती है उनको उनके बारे में दी होते हैं। तो 7वीं अनुसूची में क्या क्या चीजें दी गई हैं, इसमें 3 प्रकार की सूचियों को बताया गया है और इसे 7वीं अनुसूची को सूचियों की सूची भी कहा जाता है। 3 प्रकार की सूची कौन कौन से बताए गए हैं, जैसे संघ सूची, एक है आपका संघ सूची। और संघ सूची के बारे में क्या आप लोग ध्यान रखेंगे, तो इसमें विषय कितने दिए गए हैं कार्य करने के लिए, इसमें विषय दिए गए हैं 100 विषय पे संघ सरकार कानून बना सकता है। इसमें कौन कानून बनाएगा, तो ये बात भी आप लोग बात याद रखेंगे, इस पे केंद्र सरकार केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है। और पहली सूची तो ये हो गई। दूसरी आपकी कौन सी सूची है, राज्य सूची। अब राज्य सूची के बारे में आप लोग बताएंगे कि ये इसमें विषय कितने दिए गए हैं, तो राज्य सूची में विषयों की संख्या जो दी गई है, यानी कि 61 विषय पे राज्य सरकार कानून बना सकता है। और यहाँ पे राज्य सूची में कानून बनाने के अधिकार किसके पास है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार के पास में है। उसके बाद अगर आपसे पूछेगी कि तीसरी सूची कौन है इसमें, तो तीसरी है समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची में मतलब कितने विषय दिए गए हैं, इसमें कानून बनाने के लिए 52 विषय दिए गए हैं और इसमें कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाएगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन तीनों सूचियों में जो चीजें नहीं मिलेंगी, जो इन तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं आएंगी, उस पर कानून कौन बनाएगा, उस पर कानून संसद बनाएगा या फिर केंद्र सरकार बनाएगा। तो इस प्रश्न का मतलब कहने का अर्थ यही था कि उस पर कानून कौन बनाएगा, तो वो आप लोग बताएंगे केंद्र सरकार या फिर संसद बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जो विषय संविधान में नहीं है उस पर कानून कौन बनाएगा, तो उस पर संसद कानून बनाएगा। कौन? संसद कानून बनाएगा। केंद्र सरकार या फिर संसद या फिर केंद्र सरकार। अब 7वीं अनुसूची के बारे में देखेंगे तो इसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई है। एक तो है आपका संघ सूची। 7वीं अनुसूची में कितनी विषय सूचियां दी गई हैं, 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची में कार्य करने के लिए 100 विषय, इसमें कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। और राज्य सूची में कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाता है। कार्य करने के लिए 61 विषय दिए गए हैं। और समवर्ती सूची में कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। कार्य करने के लिए इसमें 52 विषय दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान में अवशिष्ट शक्तियां, देखिए इसे ही अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। जो विषय संविधान में नहीं होता है उस पर कानून केंद्र सरकार बनाते हैं या फिर राज्य सरकार बनाते हैं, उस पर कानून केंद्र सरकार बनाते हैं या फिर आप कह सकते हैं संसद बनाता है, उसे बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। तो अब पूछ रहे कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे केंद्र सरकार में। किसमें? केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार का मतलब संसद हो गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्र सरकार का मतलब कौन? संसद। ठीक, अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास निहित है, अब केंद्र सरकार के पास निहित है। अब बात कर लेते हैं केंद्र सरकार के बारे में। अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है, केंद्र सरकार या फिर संसद भी आप लोग बोल सकते हैं। किसके पास? संसद
में बोल सकते हैं। अब संसद के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि संसद किस अनुच्छेद में है, तो संसद 79 में, किस अनुच्छेद में? 79 में। संसद के 3 अंग है, इसके 3 अंग है। कौन कौन से अंग है इसके? तो एक हो गया आपका लोकसभा, लोकसभा संसद का अंग है, और लोकसभा में मतलब इसका अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा। उसके बाद है आपका राज्यसभा, राज्यसभा का अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो किस अनुच्छेद में राज्यसभा है? अनुच्छेद नंबर 80 में। इसके अलावा संसद का मेन अंग जो है आपका राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बारे में पूछे किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, हमने कई बार आपको बताया है। तो ये संसद के 3 अंग होते हैं। अंग के बारे में बात करें, ये संसद के अंग होते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि संसद के सदन कितने होते हैं, तो संसद के सदन 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक आपका हो गया संसद का सदन कौन सा? लोकसभा, ठीक। लोकसभा अनुच्छेद 80 और मतलब अनुच्छेद 81, और राज्यसभा दूसरा सदन है। तो सदन पूछेगा तो 2 बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि संसद के अंग कितने हैं, तो आप लोग कितने बताएंगे? 3, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि संसद की जो बैठक होती है, चाहे ग्रीष्मकालीन सत्र हो गया, चाहे बजट सत्र हो गया, चाहे कोई भी सत्र हो गया, 3 सत्र होते हैं एक साल में। उसके बाद पूछ रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है कि 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि कितनी होती है? 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो ये आप लोग बताएंगे कि 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि जो मतलब संसद के बारे में बात करें तो 6 माह का हो सकता है, 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसके रिवीजन के बारे में कि संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार में या फिर संसद में निहित है, ठीक। अब संसद के बारे में बात करेंगे, जैसे संसद के कितने अंग है, तो इसमें अंग 3 है। कौन से? लोकसभा जिसमें अनुच्छेद 81 में है, और राज्यसभा जो कि वर्णन अनुच्छेद 80 में मिलता है, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में मिलता है। और ये संसद के तीनों अंग, ये तीनों लोग मिलकर के संसद का एक अंग बनाते हैं, ठीक, संसद का अंग बनाते हैं। अब बात करते हैं संसद के सदन कितने होते हैं, तो 2 सदन, एक आपका लोकसभा हो गया और एक आपका राज्यसभा। इस संसद के 2 सदन है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी प्रश्न आपका पॉलिटी से था। अगला प्रश्न भी आपके पॉलिटी से ही मिलने वाला है। कह रहा है कि मतदान देने के अधिकार, तो मतदान देने का जो अधिकार है, ये भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मतलब कितने वर्ष के लोग मतदान दे सकते हैं, मतदान देना हमारा संवैधानिक अधिकार है या फिर नहीं है, या फिर मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई। ये सभी प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे भारत में मत देने का अधिकार जो है ये संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, ठीक। अगर संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं? जिसका उल्लेख संविधान में होता है और जिससे आपसे कोई छीन नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार बोलते हैं। कानूनी अधिकार किसे बोलते हैं? जो हमसे कानून छीन सकता है उसे कानूनी अधिकार बोलते हैं। मौलिक अधिकार जो हमसे कोई छीन नहीं सकता उसे मौलिक अधिकार बोलते हैं। और संवैधानिक अधिकार है हमारा वोट डालना। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मतलब मतदान करने की, यहां पे नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि मतदान की न्यूनतम आयु क्या होती है, मतदान की न्यूनतम आयु क्या होती है? न्यूनतम आयु, तो मतदान की जो न्यूनतम आयु थी पहले जो थी, ये आप लोग नहीं नोट करेंगे, पहले 21 वर्ष थी। ये हमने बताने के लिए केवल लिया। ये मतदान करने की पहले जो आयु थी 21 वर्ष थी। अब वर्तमान समय कितनी हो गई मतदान करने की आयु? ये 18 वर्ष, यानी कि ये सही है। मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। अब 21 वर्ष से 18 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, ये पूछा जाता है। तो ये इसके लिए आप लोग ध्यान रखेंगे 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में मतदान करने की उम्र जो है 1989 में होता, मतदान करने की उम्र जो है ये 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। अब आप 18 वर्ष के हो जाएं और वोट जाके डाल सकते हैं। आप कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे ही 18 साल के ऊपर होंगे, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि ये संशोधन किसके समय में हुआ था, तो मतदान करने की उम्र जो है घटाई बढ़ाई कब गई थी, तो ये राजीव गांधी के समय में हुआ था। किसके समय में? राजीव गांधी के समय में हुआ था। तो ये बातें भी एग्जाम में पूछी जाती है। राजीव गांधी के समय में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि मतदान देने का अधिकार जो है ये भारत में कैसा अधिकार है, तो ये हमारे पास संवैधानिक अधिकार है मतदान देने की। और मतदान देने की जो न्यूनतम आयु थी पहले 21 वर्ष थी, यानी कि पहले 21 वर्ष का आदमी मतदान कर सकता था, लेकिन अब हो गई है 18 वर्ष। आप 18 वर्ष के हो जाइए और मतदान जाकर के करिए, अपना सरकार चुनिए, जो कि करना भी चाहिए, मतदान करना चाहिए, ठीक। और उसमें सही का चुनाव करना चाहिए, हमेशा पैसे की वजह से नहीं वोट देना चाहिए। तो देखिए,
राजीव गांधी के समय में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के जब अनुपस्थित हो जाएंगे तो ये मुख्य न्यायाधीश भारत के जो होंगे मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। अब मुख्य न्यायाधीश के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये भी पॉलिटी से प्रश्न है और जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जीएस की दृष्टि से। अब जब जो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति जब अनुपस्थित हो जाएंगे तब कार्यभार कौन संभालेगा। राष्ट्रपति का पद हमने बताया कि अनुच्छेद नंबर 52 में है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और फिर अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद नंबर 63 में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के क्या पूछा जाता है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिख लेते हैं कौन थे, तो एच.जे. कानिया थे, हीरालाल जे कानिया या फिर हरिलाल जे कानिया मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगर आपसे पूछे कि भारत के जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की बात करें तो ये अनुच्छेद नंबर 60 में है। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस मुख्य न्यायाधीश से प्रश्न से। ठीक, देखिए अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस कार्य को देखेंगे जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हरिलाल जे कानिया थे। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत दिलाया जाता है राष्ट्रपति को शपथ, और मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हाईकोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। तो यहाँ पे रिट के बारे में सारे प्रश्न को पढ़ने वाले हैं और ये भी आपके पॉलिटी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे हम लोग रिट के बारे में जब जितना भी प्रश्न आज तक एग्जाम में पूछा गया है और जितना भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट हाईकोर्ट जारी करती है, तो हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करती है। कौन सी रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट जारी करती है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रिट जारी करती है। रिट अभी देखते हैं रिट के बारे में। अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने की जो शक्ति है किस अनुच्छेद के द्वारा है, हाईकोर्ट रिट जारी किस अनुच्छेद के द्वारा करता है। हाईकोर्ट का मतलब उच्च न्यायालय आपका, ये अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके रिट जारी करता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय, अब सर्वोच्च न्यायालय आप लोग बताएंगे कि किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है, तो ये अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके अनुच्छेद 32 के द्वारा रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 32 के तहत ये कितने प्रकार का रिट जारी करता है, तो ये 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अगर रिट के बारे में अगर आपसे पूछे कि किस भाषा का शब्द है, तो रिट जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसे आप लोग नहीं भूलेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये रिट जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछे कि 5 प्रकार के रिट कौन कौन से जारी करते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, परमादेश, और उसके बाद हो गया अधिकार परीक्षा, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उसके बाद हो गया आपका उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा रिट नहीं है। अधिकार परीक्षा हो गया, उत्प्रेषण, उसके बाद हो गया आपका और बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ पे नोट कर लेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद एक और है आपका, कौन सा है आपका परमादेश। ठीक, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, और आपका हो गया एक आपका कौन सा रिट हो गया आपका अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध। एक रिट कौन सा हो गया, प्रतिषेध। यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, 5 तरह के रिट होते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हाईकोर्ट रिट जारी करती है। हाईकोर्ट जो रिट जारी करने की शक्ति है, इसको अनुच्छेद 226 के तहत आप लोग हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट में अपनी जो याचिका है दायर कर सकते हैं। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खासकर पूछे कौन सी रिट जारी करते हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और जो रिट है वो लैटिन भाषा का शब्द है, रिट जो है लैटिन भाषा का शब्द है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके 5 तरह की रिट जारी करता है। कौन सा रिट? 5 तरह की। जो रिट कौन कौन से? परमादेश है आपका, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध। ये 5 तरह की रिट कौन जारी करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित किसमें होती है? तो अगर कार्यपालिका की शक्ति संघ की पूछ रहा है तो ये आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, अगर आपसे पूछे कि संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तो ये होती है आपकी वास्तविक शक्ति पूछेगा तो प्रधानमंत्री में। किसमें? प्रधानमंत्री में निहित होती है। और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में, दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे, उसके मंत्री परिषद में। ठीक। अगर आपसे पूछे कि मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है। ठीक। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के बारे में वर्णन किया गया। ठीक। अगर आपसे पूछे कि राज्य की कार्यपालिका के बारे में, यहाँ पे केंद्र की कार्यपालिका देख लिए ना, संघ की। अगर आपसे पूछे कि राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताइए, तो राज्य की कार्यपालिका के बारे में अगर आपसे पूछे तो इसमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति अगर आपसे पूछे किसमें निहित होती है, तो आप लोग बताएंगे कि राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। सेम इसी तरह का होता है, वहां पे राष्ट्रपति की जगह पे राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल में निहित होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तो यहाँ पे आप लोग मुख्यमंत्री बताएंगे, मुख्यमंत्री में। तो यहाँ पे देखिए अंतर है दोनों में। देखिए संघ की कार्यपालिका अगर आपसे पूछे किस भाग में दिया गया है, तो संघ की कार्यपालिका भाग 5 में, ये भी आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तो संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में निहित होती है। किसमें? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में निहित होती है। और मंत्री परिषद के बारे में अनुच्छेद 74 है। ठीक। अब बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, वो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास निहित होती है। और इसकी वास्तविक शक्ति कहां पे होती है? मुख्यमंत्री के पास। किसके पास? मुख्यमंत्री के पास। तो सेम इसी तरह का होता है, केंद्र और राज्य दोनों का याद रखेंगे, तो दोनों का आप लोग याद रखेंगे। ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे राज्य कुछ अनुच्छेद थे, अनुच्छेद भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल किस अनुच्छेद में है, राज्यपाल का अनुच्छेद 153 में है। भारत में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद नंबर 153, और मतलब भारत में एक मुख्यमंत्री होगा, अनुच्छेद 164 में। कितने में? अनुच्छेद 164 में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है। तो सतलज नदी का, ये जियोग्राफी से प्रश्न है और इंडियन जियोग्राफी से प्रश्न है। अब देखते हैं सतलज नदी के बारे में, नदियों के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए नदियों के बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सतलज नदी का उद्गम राकस ताल से होता है। कहां से? राकस ताल से होता है सतलज नदी का उद्गम। ये बात आप लोग समझ चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि सतलज नदी के बारे में, अगर आपसे पूछे कि सतलज नदी का उद्गम पूछा जाता है कि भारत में प्रवेश कहां से करती है, किस दर्रे से होकर करती है, तो सतलज नदी जो भारत में प्रवेश की बात करें तो सिपकीला दर्रे से होकर करती है। कहां से? सिपकीला दर्रे से होकर करती है। और उद्गम के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं, राकस ताल से होती है इसका उद्गम। ठीक। और राकस ताल कहां पे स्थित है? तिब्बत में स्थित है। कहां पे? तिब्बत में राकस ताल स्थित है। अब बात कर लेते हैं सतलज नदी भारत में सिपकीला दर्रे से हजारों बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं सतलज नदी के बारे में। तो इसकी लंबाई के बारे में बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 1450 मीटर 1450 किलोमीटर सतलज नदी की लंबाई है। अब बात कर लेते हैं ब्यास जो है, ब्यास अगर आपसे पूछे कि किसकी सहायक नदी है, ब्यास जो है किसकी सहायक नदी है, तो ब्यास जो है ये सतलज की सहायक नदी। किसकी? सतलज की सहायक नदी। और सतलज अगर आपसे पूछे कि किसकी सहायक नदी है, तो ये है आपका चिनाब का सहायक नदी। किसका है? चिनाब का सहायक नदी। यहाँ पे हो जाएगा, नहीं होगा। तो सतलज जो है ये चिनाब नदी का सहायक नदी है। अब चिनाब नदी किसका सहायक नदी है, तो ये भी आप लोग बात याद रखेंगे। सतलज नदी आगे जाके, चिनाब नदी आगे जाके किसमें मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चिनाब नदी किसमें जाके मिलती है? सिंधु नदी में। तो ये कुछ सीरीज बनते हैं, इसे आप लोग को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि सतलज नदी, यहाँ पे लिख लीजिए सतलज नदी को सतलुज भी बोला जाता है। सतलज नदी, सतलुज नदी दोनों मिलता है। अब इस पे एक बांध बनाया गया जिसके बारे में एग्जाम में पूछा गया, भाखड़ा
भाखड़ा नंगल बांध किस पे बनाया गया? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पे बनाया गया है और हिमाचल प्रदेश में ये बांध जो है स्थित है। एक प्रश्न और कम से कम आप लोग याद रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी जो नहर है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी, या फिर भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर, और इसको पानी कहां से मिलता है? इसको पानी मिलने की बात करें तो वो भी कहां से मिलता है? सतलज नदी से ही मिलता है। ठीक, सतलज नदी से मिलता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है, तो सतलज नदी का उद्गम राकसताल से होता है। राकसताल कहां पे है? तिब्बत में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अब सतलज नदी के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो देखिए भारत में प्रवेश कहां पे करती है? तो ये चिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। चिपकिला दर्रा कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं सतलज नदी की लंबाई कितनी है? तो 1450 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। अब ब्यास किसकी सहायक नदी है? ब्यास आकर के मिलती है सतलज में, सतलज जाकर के मिलता है किसमें? चेनाब में, और चेनाब नदी जाकर के मिलती है किसमें? सिंधु नदी में। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सतलज नदी के बारे में, भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है सतलज नदी पे। इंदिरा गांधी नहर जो है इसको पानी मिलती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, और इसको पानी कहां से मिलती है? सतलज नदी से पानी मिलती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि संसद में शून्यकाल का समय क्या है? तो संसद में शून्यकाल को क्या बोलते हैं? प्रश्नोत्तर काल बोलते हैं, यानी कि प्रश्न काल के बाद का काल। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर सत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नोत्तर सत्र बोलते हैं। यानी कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या बोलते हैं? प्रश्नोत्तर सत्र बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं? मतलब किसको बोलते हैं? शून्यकाल को। अगर आपसे पूछे कि शून्यकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हजारों बार प्रश्न पूछा गया है कि ये, अगर आपसे पूछे कि शून्यकाल जो है वो किस देश की देन है, अगर आपसे पूछे कि किस देश की देन है शून्यकाल जो है, ये देन है आपके भारत की। भारत में बनाया गया शून्यकाल। किसका? शून्यकाल भारत की देन है। अगर आपसे पूछे कि शून्य की खोज किस देश ने किया, तो भारत ने किया था। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं शून्यकाल का। अगर आपसे पूछे कि समय कब से कब तक है, तो इसके समय के बारे में भी ध्यान रखेंगे कि इसका जो समय होता है वो 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, 12 से 1 बजे के बीच का जो टाइमिंग होता है वो आपका शून्यकाल होता है। वहां पे क्या किया जाता है? प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं संसद के सत्रों के बारे में। तो वहीं पे इसका यूज होता है। अगर आपसे पूछे कि संसद के सत्र कितने होते हैं, तो संसद के सत्र 3 चलते हैं। साल में इसके 3 सत्र चलते हैं। कौन कौन सा सत्र चलता है? एक आपका हो गया बजट सत्र। संसद के कौन से सत्र चलते हैं? बजट सत्र। और एक आपका हो गया शीतकालीन सत्र। कौन सा? शीतकालीन सत्र। और एक आपका हो गया कौन सा? ग्रीष्मकालीन सत्र। 3 सत्र चलते हैं इसके। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और संसद के सत्र से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सत्र बुलाने का काम कौन करता है, अगर आपसे पूछे कि सत्र बुलाने का काम कौन करता है, या फिर अगर आपसे पूछे कि सत्रावसान कौन करता है, यानी कि सत्र का समापन, सत्रावसान कौन करता है, तो सत्रावसान या फिर सत्र बुलाने का काम दोनों ही कौन करते हैं? दोनों ही आपके कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो ये बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो हमने बताया। और ये यहाँ पे जितने प्रश्न लिखे हैं इस प्रश्न से संबंधित, वो सभी आपके, ये तो पॉलिटी से प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शून्यकाल के बारे में हजारों बार पूछा गया है कि संसद में शून्यकाल का समय कब से कब, तो शून्यकाल के समय को क्या बोलते हैं? प्रश्नोत्तर सत्र बोलते हैं। वहां पे ऑप्शन में जहां पे ये प्रश्न हमने लिया वहां पे प्रश्नोत्तर सत्र सही किया था, लेकिन यहाँ पे पूरी बातें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि शून्यकाल किस देश की देन है, यानी कि इसका जन्म किस देश में हुआ, तो भारत की देन है शून्यकाल। यहाँ पे भी यहीं पे ही भारत में शुरुआत हुई शून्यकाल का। और टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक होता है? तो 12 बजे से लेकर के 1 बजे का जो टाइमिंग है वो होता है आपका शून्यकाल का टाइमिंग। संसद में सत्र कितने चलते हैं? 3 सत्र चलते हैं। एक हो गया आपका बजट सत्र, एक आपका हो गया शीतकालीन सत्र और एक आपका हो गया ग्रीष्मकालीन सत्र। ये संसद के 3 सत्र चलते हैं। और सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। सत्र को बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। सत्रावसान करने का काम, यानी कि सत्र का समापन करने का काम दोनों कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सत्र को संबोधित कौन भी करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जब पहली सत्र आती है तो उसके संबोधित सबसे पहले बात कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी से है
और ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न है, ग्रहों और नक्षत्रों और तारों से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो व्यवस्थित तारों का समूह जो है नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है, तारों का सुंदर पैटर्न आप लोग बताएंगे कि क्या कहलाता है। तो तारों का सुंदर पैटर्न की बात करें तो ये कहलाता है आपका तारामंडल। क्या कहलाता है? तारामंडल। ये तारों का सुंदर पैटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग? तारामंडल बोलते हैं। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि तारों के सुंदर पैटर्न को क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं? तारों, जो भी आपके एग्जाम में पूछेगा आप वहां पे बताएंगे। तारों के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं? तारों के जो बड़े बड़े गुच्छे पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे आकाश मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश मंडल बोलते हैं। और आकाश मंडल के बारे में बात करें या फिर इसे ही आकाश मंडल या फिर इसे ही गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि एक आकाश मंडल में कितने तारे होते हैं, एक आकाश मंडल में कितने तारे होते हैं, तो एक आकाश मंडल में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे? 100 अरब तारे होते हैं। ये बातें यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है, तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण संभव है, तो तारों का टिमटिमाना ये है आपका टिमटिमाना, ये है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से। किसका कारण? प्रकीर्णन के वजह से, प्रकीर्णन की वजह से। ठीक, ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होती है तारों के टिमटिमाने में। तो यहाँ पे अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, व्यक्तिगत तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो व्यक्तिगत तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है, तो तारों का जो सुंदर पैटर्न है या फिर तारों का सुंदर सीरीज तो तारामंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। अब बात करते हैं कि तारों के बड़े बड़े गुच्छे पाए जाते हैं इस तरह के, यहाँ पे अरबों तारे इस तरह से ऐसे ढेर सारे तारे, अरबों तारे यहाँ पे एक जगह पे होंगे, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आकाश मंडल या फिर गैलेक्सी कहेंगे। जैसे हमारे आकाश मंडल के नाम क्या है तो आप लोग बताएंगे। और कितने तारे होते हैं इसमें आकाश मंडल में? तो 100 अरब तारे होते हैं। और तारों का टिमटिमाना क्या किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इतनी सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण संख्या। तो उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है इसमें कुल सीटों की संख्या है 100। और कई बार पूछा गया। और अगर आपसे पूछे कि किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं या फिर विधान परिषद की सीटें हैं या फिर किस राज्य से लोकसभा की सीटें आती हैं सर्वाधिक और किस राज्य से राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें आती हैं, तो उस सभी का जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो यहां पे साइड में लिखते हैं। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें जाती हैं तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। विधानसभा में पूछेगा तो 403 सीटें जाती हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीटें जाती हैं, लोकसभा से उत्तर प्रदेश कितना सीट देता है, तो लोकसभा में सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश से 80 सीट है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश से जो राज्यसभा में सीटों की संख्या है कितनी है? 81 सीट है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब 31 सीट है, जबकि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? वो 80 में है। ठीक, 31 सीट है। ठीक, उत्तर प्रदेश में। ठीक, ये तीनों बातें उत्तर प्रदेश के लिए है। आप लोग दूसरे राज्य का नहीं समझेंगे, उत्तर प्रदेश का है। ये तीनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब विधान परिषद के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, तो विधान परिषद के बारे में अब इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। विधान परिषद के बारे में क्या क्या चीजें पूछा गया है। जैसे विधान परिषद के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसमें सदस्यों की संख्या कितना होता है, सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो जितना भी आपके राज्य, जितना भी आपका विधानसभा में सदस्य होगा, सदस्यों की संख्या के बारे में पूछ ले कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो विधानसभा में जितना भी सदस्य होगा, विधानसभा में जितना भी सदस्य होगा उसका 1/3, उसका 1/3 सदस्य कितने किसमें होते हैं, तो उसका 1/3 विधान परिषद में। जैसे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, विधानसभा में 403 सीटें हैं और 403 सीटों का 1/3 निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, तो 100 से कुछ प्लस आएगा। कितना आएगा? ये आएगा 104 आएगा, मतलब 134 आएगा, लगभग 134 आएगा। तो ये जो है आपका
ये है आपका, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है, ये जो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है वो विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। ये बातें आप लोग यहाँ पे हम बताना चाहते थे, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विधानसभा में, विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य कितने, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने सदस्यों की किया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राज्यपाल इसमें करता है 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक, इतनी बातें आप लोग, अगर आपको विधान परिषद के सदस्य बनने हैं तो आपको आयु कितनी होनी चाहिए, आपकी आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष, न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, जिसे हमने बताया। देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण संख्या कितनी है, 100 है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 403, और लोकसभा में कितनी सीटें जाती हैं, 80, और राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं, 31 सीटें जाती है। कितनी, 31 सीटें जाती है। और बात करते हैं विधान परिषद के बारे में, तो विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या बात करें तो विधानसभा के 1/3 हो जा सकती है, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। और बात करते हैं राज्यपाल की समुच्छेद में है विधान परिषद, विधानसभा में राज्यपाल मतलब कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राज्यपाल जो है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के बीच में खाड़ी, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, मन्नार की खाड़ी कौन सी है, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगर आपसे पूछे कि पाक जल संधि किसके बीच में है, पाक जल संधि किसके बीच में है, तो वो भी आपके भारत और श्रीलंका के बीच में है। उसके बाद आदम का ब्रिज पूछ ले, आदम का ब्रिज पूछ ले तो वो भी आपके भारत और श्रीलंका के बीच में है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि राम सेतु किसके बीच में है, तो भी आपके भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगर आपसे पूछे कि श्रीलंका का पुराना नाम बताइए क्या है, पुराना नाम बताइए क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन है। क्या है श्रीलंका का पुराना नाम, सिलोन है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो वो भी आपके श्रीलंका में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो भी आपके कहाँ पे है, श्रीलंका में स्थित है एलिफेंटा दर्रा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप लोग बात करेंगे कि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास हम लोग किस देश के साथ करते हैं, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास आपसे पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले कौन सा युद्ध अभ्यास, कौन सा, सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास पूछ ले, किन 2 देशों के बीच में होता है, तो ये दोनों युद्ध अभ्यास ये भारत एंड किसके बीच में होता है, श्रीलंका के बीच में होता है। तो लंका की श्रीलंका हम लोग लगा चुके हैं, तो इतनी कम से कम आप लोग याद रखेंगे इतना प्रश्न कि भारत और श्रीलंका के बीच में खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है, भारत और श्रीलंका के बीच में खाड़ी। अगर आपसे पूछे कि पाक जल संधि, तो भी भारत और श्रीलंका के बीच में है, आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच में, राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन है। अगर आपसे पूछे कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में है, और एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास सिलीनेक्स किसके बीच में होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, युद्ध अभ्यास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसने किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगर आपसे पूछे कि हर्षवर्धन किस वंश का शासक था, तो पहले हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे। और पुलकेशिन द्वितीय पूछे तो ये चालुक्य वंश का शासक था, चालुक्य वंश का शासक था। ये किस वंश का शासक था, चालुक्य वंश का। और हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो ये वर्धन वंश का शासक था, वर्धन वंश का शासक था। और वर्धन वंश को ही क्या बोलते हैं, इसे ही पुष्यभूति वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्यभूति वंश बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे इसको पराजित कहां पे किया था, पराजित कहां पे, अगर आपसे पूछे कि पराजित कहां पे किया था, तो ये नर्मदा नदी के किनारे किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हर्षवर्धन को पराजित पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे किया था, तो नर्मदा नदी के किनारे किया था, नर्मदा नदी के किनारे। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी के किनारे इसको पराजित किया था। ठीक, अब क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, देखिए नर्मदा नदी के किनारे और हर्षवर्धन के दरबार, मतलब हर्षवर्धन की एक पुस्तक थी
हर्षवर्धन की पुस्तक के बारे में भी अगर आपसे पूछे कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है, रत्नावली। रत्नावली किसकी पुस्तक थी? हर्षवर्धन की पुस्तक थी। हर्षवर्धन के बारे में क्या क्या, इनके दरबार में कौन आया था? दरबार में इनके ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? एक चीनी यात्री था जो इनके दरबार में आया था, ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और यहाँ से बौद्ध ग्रंथों को कलेक्ट किया और अपने साथ चीन लेके गया था। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हर्षवर्धन को ही क्या कहा जाता है? इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अब हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है हर्षवर्धन के बारे में। तो ये वर्धन वंश का शासक था। वर्धन वंश को क्या बोलते हैं? पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। और हर्षवर्धन की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या है? रत्नावली। रत्नावली नामक पुस्तक आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किसकी है? तो आपके हर्षवर्धन की है। इनके दरबार में कौन आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। कौन? ह्वेनसांग। अगर आपसे पूछे कि ह्वेनसांग ने मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे पर पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे से पराजित किया था। और द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो द्वितीय अशोक के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और आगे है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए इस क्लास को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर कुछ त्रुटि हो इसमें तो वो भी बता सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पे जाकर के इसका क्लास का पीडीएफ पा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न क्या है? अब कह रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई? तो जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु का मतलब क्या है? जब इनकी मृत्यु हो रही थी। अब मृत्यु इनकी कहां पे हुई थी? कुशीनगर में। तो इस प्रश्न का आंसर यहां पे लिखेंगे आप लोग। तो इन्होंने अपनी बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम ऋतु जो है वर्षा ऋतु, वो आपके कहां पे बिताई थी? वो बिताई थी आपका कुशीनगर में, क्योंकि इनकी मृत्यु कहां पे हुई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहां से, तो बुद्ध के बारे में बात करेंगे क्या। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भगवान बुद्ध की जो मृत्यु है वो 483 बीसी में हुई थी। कब? 483 बीसी का मतलब ईस्वी पूर्व में हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो भगवान बुद्ध की आयु कितनी वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है ये 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कितनी वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। और मृत्यु की घटना क्या कही जाती है? भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये बातें आप लोग कुछ याद रखेंगे जो आपके भगवान बुद्ध के मृत्यु से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कहां पे? लुम्बिनी कहां पे पड़ता है? नेपाल में। और नेपाल लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जन्म हुई थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां पे हुई थी, अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति जो है वो बोधि वृक्ष के नीचे, अगर आपसे पूछे नदी कौन सी थी, तो निरंजना नदी के किनारे। और निरंजना नदी को क्या कहा जाता है? इसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध की गृह त्याग कितनी वर्ष की अवस्था में हुई थी, भगवान बुद्ध की गृह त्याग कितनी वर्ष की अवस्था में? तो 29 वर्ष की अवस्था में इनकी गृह त्याग हुई थी। और गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां से सारे प्रश्न जितने हमने इस बोर्ड पे लिखे हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अगर बनेगा तो यहीं से बन जाएगा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, बुद्ध ने अपना जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहां पे बिताई थी, तो यहाँ पे अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग को भयभीत नहीं होना है कि जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी वहीं ये अपनी अंतिम वर्षा ऋतु भी बिताए थे। कहां पे? कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, और मृत्यु इनकी 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और मृत्यु की जो डेट है वो 483 बीसी मानी जाती है, 483 बीसी। और मृत्यु की जो घटना इनकी महापरिनिर्वाण कही जाती है। क्या कही जाती है? महापरिनिर्वाण। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध की जन्म कहां पे हुई थी, तो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कहां पे? लुम्बिनी नेपाल में। और ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, या फिर इसे फाल्गु नदी भी बोलते हैं। और गृह त्याग की घटना 29 वर्ष की अवस्था में, और गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कही जाती है। गुलरुखी नाम से कौन कविताएं लिखता था? हजार बार
एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है और ये अति महत्वपूर्ण है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। गुलरुखी नाम से कविताएं जो है सिकंदर लोदी लिखा करता था। और कौन लिखा करता था, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन लिखा करता था, सिकंदर लोदी लिखा करता था। ठीक, और सिकंदर लोदी के बारे में बात करें, ये अगर आपसे पूछे सिकंदर लोदी के बारे में तो ये किस नाम से, मतलब किस भाषा में कविताएं ये अपनी लिखा करता था, कविताओं की भाषा इसकी क्या थी, तो फारसी में लिखा करता था। क्या लिखा करता था, फारसी में। ये फेमस होना नहीं चाहता था, इसलिए गुलरुखी के नाम से लिखा करता था। जबकि इसका अगर आपसे और बात करते हैं किस भाषा में ये अपनी कविताएं लिखा करता था, तो फारसी भाषा में। वास्तविक नाम इसका क्या था, तो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। क्या था, कि सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। आगरा की स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने किया था। और इसने कुछ चीजों पे प्रतिबंध लगाया था, जैसे ताजिया निकालने पे प्रतिबंध लगाया था, स्त्री को मजार पे जाने पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न कि चिश्तिया संप्रदाय का सूफी संत कौन था, तो चिश्तिया जो संप्रदाय का सूफी संत था उसका नाम क्या था, उसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या था, उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। चिश्तिया संप्रदाय का जो संपादक मतलब प्रथम सूफी संत था उसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अगर आपसे पूछे कि किसके साथ भारत आया था, एक अगर आपसे पूछेगा कि ये किसके साथ भारत आया था, तो ये आप लोग बताएंगे कि ये मोहम्मद गोरी के साथ आया था। किसके साथ, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। अगर आपसे पूछे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। कहाँ पे, अजमेर में इसके दरगाह बना हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय में भारत आया था, किसके समय में भारत आया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपके आया था पृथ्वीराज चौहान के समय में। किसके समय में, यहाँ पे शासन कौन किसका था, पृथ्वीराज चौहान के समय में भारत आया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि चिश्तिया संप्रदाय का संपादक प्रथम सूफी संत कौन था, तो चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में बना हुआ है। अगर आपसे पूछे कि ये किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। किसके साथ, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। और अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने की थी, मतलब किसके समय में आया था, तो पृथ्वीराज चौहान के समय में भारत आया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए सबसे निर्णायक युद्ध, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लड़ा गया सबसे निर्णायक युद्ध था वो आपका बक्सर का युद्ध था। और बक्सर के युद्ध के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बक्सर का युद्ध, कई युद्धों में तो ये भी पूछ लेता है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1764 में लड़ा गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सबसे निर्णायक युद्ध था, और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे पूरी तरह से अधिकार हो गया। तो वो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध। अब पूछा जाता है कि जो बक्सर का युद्ध था इसमें भाग कौन कौन लोगों ने लिया था, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें भाग एक तरफ था आपका मीर कासिम, एक तरफ तीन लोग एक साथ थे। मीर कासिम, उसके साथ था आपका शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शाह आलम सेकंड था, ये मुगल बादशाह था। और इनके साथ में आपका शुजाउद्दौला भी था, शुजाउद्दौला। तो ये तीन लोगों ने मिलकर के एक तरफ, और एक तरफ था अंग्रेज था। अंग्रेज की तरफ से कौन था, तो एक तरफ अंग्रेज था और जिसका क्या नाम था, इसका नाम था हेक्टर मुनरो। अंग्रेज की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो। और इनके बीच में लड़ा गया और हेक्टर मुनरो की क्या हुई, इसमें जीत हुई थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये बक्सर के युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी, तो ये इसकी समाप्ति जो है वो हुई थी आपके इलाहाबाद के संधि के द्वारा। इलाहाबाद के संधि के द्वारा ही, इलाहाबाद की संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हुई थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अब इतनी बातें कम से कम नोट करेंगे, ज्यादा क्या बताएं, तो देखिए अगर आपसे पूछे कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए सबसे निर्णायक युद्ध कौन था, तो बक्सर का युद्ध था। अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1764 में लड़ा गया था और ये सबसे निर्णायक युद्ध था। और अगर आपसे पूछे कि बक्सर के युद्ध में भाग कौन कौन से लोगों ने लिया था, तो मीर कासिम एक तरफ था और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह था, और शुजाउद्दौला, तीन लोगों ने मिलकर के बक्सर के युद्ध में भाग लिया और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया। ठीक, और इसकी समाप्ति इलाहाबाद के संधि के द्वारा हुई थी। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1756 में शायद लड़ा गया, 1765 में लड़ा गया था। कब, ताली का युद्ध जो है वो 1665 में लड़ा गया। कब, 1665 में लड़ा गया। ये बात 1565 था यार,
तालीकोटा का जो युद्ध था ये 1565 में लड़ा गया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब तालीकोटा का युद्ध किसके 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 बीच में लड़ा गया था? तो ये विजयनगर के बीच में, विजयनगर एक तरफ था आपका विजयनगर और एक तरफ था आपका कौन था? बहमनी राजवंश थे। बहमनी राज्यों के बीच में, बहमनी राज्यों के बीच में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक, बहमनी राज्यों के बीच। और ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये तालीकोटा, ये सभी हिस्ट्री से प्रश्न है, ये सभी जो प्रश्न है ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है, इस वजह से ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ युद्धों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वांडीवास का जो युद्ध था वो 1760 में लड़ा गया था। ठीक, 1760 में। अगर आपसे पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? और पानीपत का जो है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का थर्ड युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत के पहले युद्ध के बारे में बात करें तो ये 1526 में लड़ा गया था। कब? 1526 में। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। कब? 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। तो ये तीनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि प्लासी का युद्ध भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लासी का युद्ध पेट में भी पूछा जा चुका है। प्लासी का युद्ध ये लड़ा गया था 1757 में। तो ये कुछ युद्धों के बारे में बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में। और इसमें विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। कब? 1757 में। और वांडीवास का युद्ध 1760 में। पानीपत का जो पहला युद्ध था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। पानीपत का तीसरा भी युद्ध लड़ा गया था 1761 में। ये सभी युद्धों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चीनी लेखक के अनुसार भारत के नाम का उल्लेख किस नाम का उल्लेख मिलता है? तो चीनी लेखक जो भारत को यिनतू नाम से बोलते हैं। क्या नाम से? यिनतू नाम से बोलते हैं चीनी लेखक। अब चीनी लेखक के अनुसार भारत को यिनतू नाम से बोला जाए। ये शायद हो सकता है कि चीनी भाषा का शब्द हो, तो भारत को यिनतू कहते थे और ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, अब चीनी लेखक कुछ यात्री आए थे तो उनके बारे में देखते हैं। चीनी यात्री कुछ भारत में आए थे जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि फाहियान किसके समय में भारत आया था? फाहियान चीनी यात्री था और ये किसके समय में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले वेनसांग के बारे में बताया कि वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो ये आया था आपके हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में अभी हमने बताया कि जिसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, हर्षवर्धन के दरबार में। और मतलब ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये आया भारत और नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर के बिहार में अध्ययन किया और वहां से बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा किया और अपने साथ चीन लेके गया। वहां पे पढ़ा या फिर बेचा, क्या किया मैंने पता नहीं क्या किया। चीन की क्रांति के बारे में अगर आपसे पूछे कि कब हुई थी चीन की क्रांति, तो चीन की जो क्रांति हुई थी वो 1911 में। कब हुई थी? 1911 में। और चीन के क्रांति के नायक कौन थे ये पूछा जाता है। और फिर पूछा जाएगा चीन के क्रांति के हीरो जिसे बोला जाता है नायक, वो कौन थे? सनयात सेन थे। कौन थे? सनयात सेन थे। तो इतनी बातें आप लोग कम से कम इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे कि चीन के लेखक के अनुसार भारत का नाम क्या मिलता है? तो चीनी लेखक के अनुसार भारत का नाम क्या मिलता है? यिनतू मिलता है। क्या मिलता है? यिनतू मिलता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि फाहियान किसके समय में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अगर आपसे पूछे हेनसांग किसके समय में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया। और ये दोनों ही कौन थे? चीनी यात्री थे। अब बात करते हैं चीन की क्रांति के बारे में। तो चीन की क्रांति 1911 में हुई थी और इसके नायक कौन है? सनायत सेन थे। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है, विश्व इतिहास में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी ने किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बदायूनी ने फारसी का, और अकबर के बारे में बात करेंगे। अकबर को ये क्या कहा था? तो अकबर को बदायूनी ने ही क्या कहा था? इस्लाम का दुश्मन कहा था। क्या कहा था? इस्लाम का दुश्मन। क्योंकि अकबर का काम था ये बहुत सारे हिंदू जो धर्म ग्रंथ थे उसका अनुवाद कराता था, उसके उच्चारण कराता था, उसको पढ़वाता था, यानी कि खुद सुनता था। जो कि अकबर क्या था? एक अनपढ़ शासक था। तो इस्लाम का ये क्या किया? इस्लाम का शत्रु इसे किसने कहा? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इस्लाम का शत्रु किसने कह के संबोधित किया? तो बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था।
और ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, तो बदायूनी ने कहा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रामायण के लेखक कौन है, यानी कि रामायण को किसने लिखा था, तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। किसने? महर्षि। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तो इतनी बातें अगर आपसे पूछे कि महाभारत का अगर फारसी में अनुवाद पूछे, किस नाम से जानते हैं? महाभारत का फारसी अनुवाद। तो महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या बोलते हैं? तो इसे रज्मनामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रमजनामा बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, तो बदायूनी ने किया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे क्या कहा जाता है? अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा जाता है। किसने कहा था? बदायूनी ने इसे इस्लाम का शत्रु कहा था। अगर आपसे पूछे कि रामायण के लेखक कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि हैं रामायण के लेखक। और महाभारत का फारसी अनुवाद किसने करा? रज्मनामा के नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। ठीक, बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, तो जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। और कैप्टन हॉकिंस के बारे में क्या क्या चीजें पूछा जाता है कि ये भारत में किसके दरबार में आया था। अगर आपसे पूछे कि भारत ये कब आया था, तो भारत ये आया था 1608 में। 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगर आपसे पूछे कि किसके दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस, तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं। और ये जहांगीर के दरबार में आया, और जहांगीर को कैप्टन हॉकिंस पूछा जाता है किस तरह से प्रभावित किया था, तो ये जहांगीर को प्रभावित किया था। ये क्या बोल, मतलब ये तुर्की एंड फारसी बोल करके वहां पे भारत आया और तुर्की और फारसी का अध्ययन किया। और ये तुर्की और फारसी बोल करके जहांगीर के दरबार में उसे प्रभावित किया। इसके वजह से इसे कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने किस चीज की उपाधि दी, तो इसको उपाधि दी फिरंगी खां की उपाधि। किस चीज की? फिरंगी खां की उपाधि दी थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फारसी बोल के प्रभावित किया और इसके बाद फिरंगी खां की उपाधि दी, और साथ में 400 मनसब भी भेंट किए थे। 400 मनसब भी भेंट किए थे। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 400 मनसब की भेंट भी दिए थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ये कब, उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कब आया था जहांगीर के दरबार में, तो 1608 में आया था और जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे किससे प्रभावित होकर जहांगीर ने किस चीज की उपाधि दी थी, तो फिरंगी खां की उपाधि दी थी, क्योंकि जहांगीर को प्रभावित किया था तुर्की और फारसी बोल करके। ये जहांगीर को प्रभावित किया था। ठीक, तुर्की और फारसी, क्योंकि ये अंग्रेज था और बोल रहा है तुर्की और फारसी में बात कर रहा था जहांगीर से, तो प्रभावित हुआ और अंग्रेज बोल जहांगीर में प्रभावित हुआ और 400 मनसब इसे भेंट में भी दिया। ठीक, और फिरंगी खां की उपाधि दी। अगर आपसे पूछे कि अरोड़ा आसाफ अली का संबंध, तो अरोड़ा आसाफ अली का संबंध यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग कि भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ चीजें, अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किसने किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। कब? 8 अगस्त 1942 की घटना भारत छोड़ो आंदोलन। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था पूछा जाता है? करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा? करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में लिनलिथगो थे। कौन थे? लिनलिथगो थे भारत में वायसराय। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ अलग अगले प्रश्न की ओर। जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, या फिर भारत में अगर आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन कब आया था, भारत में क्रिप्स मिशन पूछे या फिर भारत में कैबिनेट मिशन पूछे, तो कैबिनेट मिशन या फिर क्रिप्स मिशन दोनों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कब?
1942 में। ये बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए कह रहा है कि अरोड़ा आसफ अली का संबंध किस आंदोलन से था, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था अरोड़ा आसफ अली का। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूछे अगर किसने किया था, तो महात्मा गांधी इसके नायक थे। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का डेट था, और इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन थे, तो लिन लिथगो थे भारत में वायसराय। अगर आपसे पूछे कि क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में आया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था, तो भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी, तो लाहौर जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और इसी में इन्होंने क्या किया था, इसी में मुस्लिम लीग की जो लाहौर अधिवेशन थी, इसी में इन्होंने भारत विभाजन की मांग की थी। क्या की थी, भारत विभाजन की मांग की थी। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत विभाजन की मांग की थी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग के बारे में पहले यहाँ पे निपटा देते हैं। अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग के बारे में स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना पूछेगा तो आप लोग कब बताएंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पे हुई थी, तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी, ढाका में स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आगा खान ने इसकी स्थापना की थी। किसने, आगा खां और समीमुल्लाह खान ने की थी। किसने, आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने इसकी स्थापना की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने की थी। और मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा कराची अधिवेशन 1942 में दिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, तो अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। भारत विभाजन की इसी में, और मुस्लिम लीग की जो 1940 की अध्यक्षता थी लाहौर अधिवेशन था, उसमें इन्होंने भारत विभाजन की मांग भी की थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कहां पे हुई थी, तो ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खां और समीउल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, सलीमुल्लाह खान ने। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया, तो प्रस्ताव प्रस्तावित करने की बात करें, जबकि शुरू किसने किया था, तो महात्मा गांधी। प्रस्ताव प्रस्तावित करने की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब बात कर लेते हैं इसका रिवीजन के बारे में। अगर आपसे पूछेगा कि भारत छोड़ो जो आंदोलन का प्रस्ताव ये कहां पे पेश किया गया था, तो ये पेश किए थे ये मुंबई अधिवेशन में। कब, मुंबई अधिवेशन में। और मुंबई अधिवेशन कब चल रहा था, तो 1942 में। मुंबई अधिवेशन में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को पेश किया था। मुंबई अधिवेशन कब चला था, तो 1942 में चला था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन, तो यहां से आप लोग प्रश्न बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में भी हमने रिसेंटली बताया है। भारत छोड़ो आंदोलन, अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन को किसने शुरू किया, ये भी आप लोग बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन में नारा कौन कौन सा दिया गया था, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन थे, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो मिरास्मस नामक रोग जो होता है, मिरास्मस नामक रोग जो होता है बच्चों में प्रोटीन की कमी से। और कुपोषण भी आप लोग नहीं बोलेंगे, कुपोषण भी आपको मतलब बच्चों में होता है या फिर बड़ों में भी होता है, और ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। रक्त की थक्का जमने में एक प्रोटीन सहायक होती है, रक्त का थक्का जमने में एक प्रोटीन सहायक होती है, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा गया कि कौन सी प्रोटीन सहायक होती है, तो प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन रक्त के थक्का जमने में सहायक होती है, जिसे प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में सहायक होती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त की थक्का बनने में सहायक होती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं रक्त का थक्का अगर आपसे पूछे कि किस विटामिन की कमी से बनता है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन, यहाँ पे लिखेंगे कौन सा विटामिन सहायक होता है रक्त का थक्का बनने में। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है।
अगर आपसे पूछे कि मतलब प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस भाग में होता है, तो शरीर के छोटी आंत जो होती है प्रोटीन का पाचन करती है। कौन सी आंत? छोटी आंत प्रोटीन का पाचन करती है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री जो है किसे कहा जाता है, तो वो बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री वो राइबोसोम को कहते हैं। किसे? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो मिरासमस और कुपोषण नामक रोग होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग मिरासमस और प्रोटीन मतलब कुपोषण होगा। अगर आपसे पूछे कि रक्त के थक्का जमने में कौन सी प्रोटीन सहायक होती है, तो प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन सहायक होती है। प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन रक्त के थक्का जमने में सहायक। और इसमें विटामिन कौन सी सहायक होती है रक्त का थक्का जमने में, तो विटामिन के सहायक होती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे? छोटी आंत में। और अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसे? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध ने जिसे दीक्षित किया, वो पूछ रहा है कि अंतिम व्यक्ति कौन था जिसे गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया था, तो उसका नाम था भद्रक। और इसके बाद गौतम बुद्ध ने किसी को दीक्षा नहीं दिया। इसके बाद गौतम बुद्ध के जो चेले होते थे, जो मतलब क्या बोलते हैं, बौद्ध भिक्षु जी ने बोला जाता था, वो लोग दीक्षा देते थे लोगों को। ठीक, गौतम बुद्ध के बाद, ठीक, जिसे सुभद्र या फिर भद्रक भी बोला जाता है। इन्हें सबसे आखिरी में गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया था। वो गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षा दिए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। और गौतम बुद्ध के बारे में, अब भगवान बुद्ध के बारे में हमने अभी इसी वीडियो मतलब इसी क्लास में पढ़ चुका है। अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो ये सारे प्रश्न आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि बचपन का गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम ये तो नहीं हमने बताया, चलिए बता देते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ये चीजें आप लोग सारे प्रश्न बताएंगे। और गौतम बुद्ध का गृह त्याग भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, और गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो भद्रक, जिसे सुभद्र बोलते हैं। भारत में किसका निर्यात नहीं किया जाता, तो भारत में जो है दलहन फसलों का निर्यात नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत कम उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, यहाँ पे नोट करेंगे, दाल के बारे में पूछ रहे हैं, तो सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन करता है। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश करता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक निर्यात किस चीज का होता है, भारत में सर्वाधिक निर्यात भारत किस चीज का करता है, तो सूती वस्त्र का करता है। किसका? सूती वस्त्र का भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है। अगर आपसे पूछे कि नगदी फसल में किस चीज का सबसे ज्यादा उत्पादन, नगदी फसल में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चाय का सबसे ज्यादा निर्यात चाय का निर्यात करता है भारत। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत में किसका निर्यात नहीं किया जाता, तो दाल का निर्यात भारत नहीं करता है। और सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत का दाल का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक निर्यात किन चीजों का, किस चीज का करता है, भारत सर्वाधिक निर्यात सूती वस्त्र का करता है। और नगदी फसल में किसका सर्वाधिक निर्यात करता है, तो वो चाय का नगदी फसल में सबसे ज्यादा निर्यात करता है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो चाणक्य ने किया था। चाणक्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। तो इन्होंने ही क्या किया था, सप्तांग सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। और बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि सप्तांग सिद्धांत का इन्होंने कहां पे वर्णन किया था, भगवान मतलब चाणक्य ने किस पुस्तक में वर्णन किया था, तो अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है और इसमें इन्होंने वर्णन किया था। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल के वीडियो क्लास में भी इसे बताया गया। अर्थशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ये किससे संबंधित है, तो ये राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से अर्थशास्त्र नामक पुस्तक संबंधित है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये राजनीति से संबंधित है। तो इतनी बातें आप लोग कम से कम ध्यान रखेंगे। अब सप्तांग सिद्धांत के बारे में अगर आपसे पूछे कि सप्तांग सिद्धांत के अंग कौन कौन से थे, जिसे आप लोग को याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सप्तांग सिद्धांत के अंग 7 थे। कौन कौन से अंग थे? एक राजा,
अमात्य, राजा अमात्य इसके अंग थे। 7 अंग कौन कौन थे? राजा, अमात्य, जनपद, जनपद, उसके अलावा इसके अंग थे दुर्ग, दुर्ग, कोष, कोष, बल, बल और मित्र। ये 7 अंग थे किसके? ये 7 अंग थे आपके सप्तांग सिद्धांत के। ठीक, तो इसका रिवीजन करेंगे हम लोग। देखिए, अगर आपसे पूछे कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और इनका वर्णन कहां पे मिलता है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मिलता है। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक संबंधित किससे थी? तो राजनीति से संबंधित पुस्तक थी। और सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग थे, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दुर्ग, कोष, बल, मित्र, ये इसके 7 अंग थे। ठीक, ये बातें आप लोग जान लेंगे। अगर आपसे पूछे कि चाणक्य, कौटिल्य किसके दरबार में रहते थे, तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के ये महामंत्री पद पे थे या फिर प्रधानमंत्री के पद पे आप कह सकते हैं। और वो उनके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। तो देखिए, जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो हमने बताया। और ये प्रश्न लगातार ऐसे आता रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। पीडीएफ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको वहां पे पीडीएफ मिलेगा और इसको आप लोग पीडीएफ भी इसका पढ़ सकते हैं। और इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।